Hello everyone, good evening. Good evening to all. I am Pooja and welcome back to my channel. तो जैसा कि आपको पता है आज संडे है और संडे को डेली करंट अफेयर्स तो नहीं होते लेकिन हम वीकली सेशन को ज़रूर डिस्कस करते हैं। आई होप आपने मॉर्निंग का वीकली करंट अफेयर्स देखा होगा। मॉर्निंग के वीकली करंट अफेयर्स में हम लोगों ने सेकेंड से लेकर 8th ऑफ नवंबर तक जो भी आपने करंट अफेयर्स सीखा है उस पर बेस्ड 75 एमसीक्यू डिस्कस किए थे। कंप्लीटली रैपिड फायर था क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। अभी तक का जो भी अनुभव रहा है, एक्सपीरियंस है, बच्चों का फीडबैक है कि वीकली सेशन से क्वेश्चन जैसे के तैसे आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब हमारा सेकेंड सेशन है जिसमें हम बैंकिंग करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। मतलब इस पर्टिकुलर वीक में जो भी बैंकिंग करंट अफेयर्स रहा है, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने महाराष्ट्र को कोई लोन दिया है, या फिर वर्ल्ड बैंक ने केरला को लोन प्रोवाइड किया है, या आप कह सकते हैं कि हमारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनका क्या रिटर्न रहा है, तो वो सारी बातें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। ठीक है, ये वीडियो आप लोगों को आने वाले बैंकिंग एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, और पीडीएफ के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। क्लास के करंट अफेयर्स की ये जो पीडीएफ है ये आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। साथ ही साथ आपको ये मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम पे। अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। सबसे पहले बात करते हैं एफडीआई। सभी लोग एफडीआई से अब पूरी तरीके से परिचित होंगे। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। विदेशों में बैठे हुए लोग, कंपनियां भारत में जब निवेश करती हैं, भारत में जब पैसा आता है तो उसे हम एफडीआई कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आरबीआई एक रिपोर्ट पब्लिश करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक रिपोर्ट लेकर आता है जिसका नाम है फॉरेन लाइबिलिटी एंड असेट सेंसस। इसमें इन्होंने बताया कि भारत में जो एफडीआई आया है, भारत में जितना भी एफडीआई आया है उसका वन थर्ड मतलब 33.33% एफडीआई अमेरिका और सिंगापुर से भारत को रिसीव हुआ है। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। तो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है एफडीआई में वो अमेरिका, फिर सिंगापुर, मॉरिशियस, यूके और नीदरलैंड है। अब ये लोग किस सेक्टर में भारत में निवेश कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट रिसीव हो रहा है वो हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। मतलब टोटल एफडीआई का 40% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ रहा है। इसके बाद सर्विस सेक्टर, मतलब आपकी जो डिजिटल और आईटी सॉफ्टवेयर कंपनीज है उसमें निवेश आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं ओडीआई के बारे में। ओडीआई का मतलब है आउटवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ऐसा तो है नहीं कि भारत में अमीर लोग नहीं है, भारत में बिजनेसमैन नहीं है, बिल्कुल है। और भारत से भी तो निवेश बाहर जाता ही होगा। तो ओडीआई के बारे में बात कर लेते हैं कि 11,66,000 करोड़ आपको यहाँ पे आउटवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा 2024-25 में। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जा रहा है सिंगापुर, फिर यूएसए, यूके और नीदरलैंड। ये आरबीआई का डेटा है और आने वाले एग्जाम में आरबीआई का डेटा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जापान के बारे में। हम सभी को पता है जापान की करेंसी क्या है, एन है। जापानीज एन आपको करेंसी देखने को मिलेगी। तो जापान ने वर्ल्ड का पहला एन बेस्ड स्टेबल कॉइन लॉन्च किया है। मतलब एक एन इज इक्वल टू वन स्टेबल कॉइन, मतलब इक्विवेलेंट है, बराबर है वैल्यू। तो जापानीज स्टार्टअप है जिसका नाम है JPYC। इन्होंने रिसेंटली वर्ल्ड का पहला स्टेबल कॉइन फुली कन्वर्टेबल टू एन, जो कि कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है जापानीज करेंसी एन में, इससे लॉन्च किया है, जो कि बेस्ड है गवर्नमेंट, जापान के गवर्नमेंट बॉन्ड्स और सेविंग अकाउंट्स पे। ठीक है, इसकी वैल्यू 1:1 आपको देखने को मिल जाएगी। आने वाले समय में 3 सालों में इनका प्लान है कि 10 ट्रिलियन एन हम यहाँ पर स्टेबल कॉइन इशू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉरपोरेशन के बारे में। ठीक है, ये एक नई संस्था है, एक नया प्लेटफॉर्म है जो रेडी किया जा रहा है, जो रियल टाइम में जो भी बैंक्स में फ्रॉड्स होते हैं उनको डिटेक्ट कर पाएगा, उनको प्रिवेंट कर पाएगा। ठीक है, ये गवर्नमेंट का फैसला है कि हम इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉरपोरेशन को बनाएंगे। और इसे क्रिएट करने के लिए जो लीडिंग बैंक्स हैं वो एसबीआई और बीओबी है। ठीक है, सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड बीओबी will lead the establishment of new digital payment intelligence platform, जिसका पर्पस है डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन इन द रियल टाइम अक्रॉस इंडियन बैंक।
अंडर द सेक्शन 8 कंपनी एक्ट के अंदर इसे तैयार किया जाएगा। इसकी जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है वो 500 करोड़ होगी और पेड अप कैपिटल 200 करोड़ होगी। और इनिशियली जो एसबीआई है वो इसमें 10 करोड़ रुपए की फंडिंग कर रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है ये जो इंस्टीट्यूट या ये जो बॉडी फॉर्म की जाएगी, इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन, इसको हेड करने का काम जो एसबीआई और बीओबी के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स होंगे वो इसको फिलहाल में हेड करेंगे। ठीक है, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन की पेड अप कैपिटल क्या है, तो पेड अप कैपिटल 200 करोड़ है, ऑथोराइज कैपिटल 500 करोड़ है और अंडर द सेक्शन 8 ऑफ द कंपनी एक्ट इसको फॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, लीडिंग बैंक कौन से हैं? एसबीआई है एंड बीओबी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है, स्पेशली फॉर एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जाम। ठीक है, जो कि अभी होने वाला है। आई थिंक 17-18 सितंबर के आसपास आप सॉरी नवंबर के आसपास आपका पेपर है, राइट। नेक्स्ट है एसबीआई ज्वाइन इंडिया बुलियन एक्सचेंज एज अ स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट। अब ऐसा नहीं है कि पहली बार एसबीआई की एंट्री हो रही है। एसबीआई ऑलरेडी जो हमारे इंडिया का बुलियन एक्सचेंज है उसका मेंबर है, बट जनरल कैटेगरी में उसने जनरली जो है वो काम किया है। अब यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट के रूप में इसने ट्रांजेक्शन पहली बार किया है। हम बात करेंगे अभी कि स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट क्या होते हैं। तो एसबीआई ने अपना पहला गोल्ड ट्रेड कंप्लीट किया है इंडिया के इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में एज अ स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट, जिससे ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव होगी। और ये आपका जो बुलियन एक्सचेंज है ये आपको गिफ्ट सिटी गुजरात में देखने को मिलेगा। अब ये जो स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट्स होते हैं उनके पास कुछ एक्स्ट्रा अथॉरिटी, एक्स्ट्रा पावर्स होती हैं। कैसी पावर होती हैं? कि ये गोल्ड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं फॉर ज्वेलर्स एंड बुलियन डीलर्स के लिए। अगर कोई प्रोटोकॉल में, कोई नियम कानून में परिवर्तन करने की जरूरत है, फाइनेंशियल नॉर्म्स में कोई कंप्लाइंस है, तो उसको रिजॉल्व करने की पावर भी इनके पास होती है और इनके जरिए बुलियन मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम केजाद बारूचा के बारे में। केजाद बारूचा इन्हें एचडीएफसी बैंक का डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है। आरबीआई ने अप्रूवल किया है 3 सालों के लिए फॉर द पीरियड ऑफ 3 years। नेक्स्ट, सिटी यूनियन बैंक सिक्योर $50 million funding from International Finance Corporation to support green financing for MSME। हम सभी को पता है कि जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है उसके अंदर 5 इंस्टीट्यूट्स काम करते हैं और उनमें से एक है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने सिटी यूनियन बैंक को $500 million की फाइनेंसिंग की है, मतलब लोन दिया है। ठीक है, ये लोन दिया गया है, क्यों दिया गया है? जिससे हमारे देश में जो ग्रीन एनर्जी के लिए या ग्रीन सेक्टर में जो एमएसएमई काम कर रहे हैं उनको फंडिंग दी जा सके। और स्पेशली जो फोकस रहेगा वो विंड एनर्जी प्रोजेक्ट और सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में रहेगा, क्योंकि हमारे देश की जीडीपी का 30% कॉन्ट्रीब्यूशन एमएसएमई सेक्टर से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, चलिए अब बात करेंगे आधार विजन 2032 के बारे में। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रोड मैप तैयार कर रहा है आधार विजन 2032। मतलब हमारे जो आधार कार्ड हैं उन आधार कार्ड को अपडेट करना, नई टेक्नोलॉजी के साथ इन्हें इंटीग्रेट करना, इन्हें मॉडर्नाइज करना, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना, जिससे और भी ज्यादा ये सिक्योर हो सके। इसके लिए पूरा एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए एक लीगल एक्सपर्ट कमेटी भी तैयार की गई है और उस कमेटी को हेड कौन कर रहा है? नीलकंठ मिश्रा। ठीक है, तो उडई, उडई का मतलब है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने आधार विजन 2032 को लॉन्च किया है, जो कि एक लॉन्ग टर्म रोड मैप है टू मॉडर्नाइज इंडियाज आधार इकोसिस्टम। इसमें इंडिया के जो आधार इकोसिस्टम है उसे ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग और नेक्स्ट जनरेशन इंस्क्रिप्शन सिस्टम के साथ एड ऑन किया जाएगा। इसके लिए हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है जिसको चेयर कर रहे हैं नीलकांत मिश्रा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पोस्ट पेमेंट बैंक एंड ईपीएफओ लॉन्च फ्री डोर स्टेप सर्विस। याद कीजिए जब मैंने आपको, मतलब पिछला जो सेशन हुआ था हमारा बैंकिंग करंट अफेयर्स का, उसमें मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक क्या करना है, जितने भी पेंशनर्स हैं जिनकी एज 80 साल से कम है, जितने भी पेंशनर्स हैं जिनकी एज 80 साल से कम है, उनको क्या करना है? वेरीफाई कराना है, अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट देना है कि आप जीवित हैं, जिससे आपकी पेंशन कंटिन्यू की जाए। अब कई ऐसे बुजुर्ग होंगे जो बैंक तक जाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे ईपीएफओ और पोस्ट पेमेंट बैंक ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया है फ्री डोर स्टेप सर्विस का।
तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक साइन MOU विद एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन टू ऑफर डोर स्टेप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस फॉर पेंशनर अंडर द एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995। इसमें फेस ऑथेंटिकेशन या फिंगर प्रिंटिंग बायोमेट्रिक की के मदद से आपका लाइव डिजिटल सर्टिफिकेट अपलोड किया जाएगा, जिससे कंटिन्यू आपकी पेंशन बनी रहे। ठीक। नेक्स्ट है SBI लॉन्चेस SBI स्टार अवार्ड टू ऑनर एम्प्लॉय टैलेंट। जैसे कि 17 नवंबर को आपका SBI क्लर्क मेंस एग्जाम है। अगर आप मेंस एग्जाम निकाल लेते हैं और SBI के मेंबर बन जाते हैं, SBI में काम करने लगते हैं, तो ये अवार्ड आप ही जैसे टैलेंटेड लोगों के लिए है, SBI स्टार। क्योंकि हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई हिडन टैलेंट होता है, कोई पेंटिंग में अच्छा होता है तो कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, राइट। इसलिए ऐसे टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को रिकॉग्नाइज करने के लिए इस अवार्ड की शुरुआत की जा रही है। यहाँ पर आपके लिए स्टार का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट हो जाएगा। स्टार का मतलब है स्टाफ टैलेंट एक्नॉलेजमेंट एंड रिकॉग्निशन। ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है यूनिक इनिशिएटिव SBI स्टार। ठीक है। ये अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड दिए जाएंगे: आर्ट एंड लिटरेचर, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, कल्चर एंड क्रिएटिविटी, सोशल वर्क एंड एनवायरमेंटल इनिशिएटिव। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे QS एशिया रैंकिंग 2026। अब यहाँ पे जो QS है वो यूके बेस्ड एक फर्म है जो एशिया की जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी रैंकिंग करता है। हालांकि 900 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है और भारत की तरफ से 294 इंस्टीट्यूट्स को शामिल किया गया है। सेकेंड हाईएस्ट इन एशिया आफ्टर चाइना। तो QS यूनिवर्सिटी या कह सकते हो QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग पब्लिश हुई है। एशिया कॉन्टिनेंट के जो रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी यहाँ पे रैंकिंग की जाती है। 900 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ को शामिल किया गया है। भारत की टोटल एंट्री 294 है और चाइना के बाद सबसे ज़्यादा एंट्रीज भारत की हैं। अब बात करते हैं भारत के टॉप इंस्टीट्यूट कौन से हैं। तो सबसे ऊपर आता है IIT दिल्ली। इसकी ग्लोबल रैंकिंग 59 है। फिर IISc बेंगलुरु और IIT मद्रास है। ये तो इंडिया के रिस्पेक्ट में हो गया। अब बात करते हैं एशिया के पॉइंट ऑफ व्यू में। तो सबसे ऊपर आता है यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, फिर आती है पेकिंग यूनिवर्सिटी इन चाइना एंड नैनयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर। नेक्स्ट बात करेंगे WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के बारे में। ठीक है। अब ये क्या है भाई? वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। ये बताता है बेसिकली किसी भी देश में जो कोई कानून है, उन कानून का पालन कैसे होता है, कितने रिजिड है वो कानून, इनके लिए क्या लीगल फॉर्मेलिटीज है, मतलब सारी चीजें यहाँ पे ऑब्जर्व की जाती है। और एक एनुअल पब्लिकेशन है, 2008-9 से इसको पब्लिश किया जा रहा है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, इसको WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ये वर्ल्ड का लीडिंग सोर्स ऑफ इंडिपेंडेंट डेटा है जो लॉ के बारे में बताता है। 143 कंट्रीज का असेसमेंट किया गया। इंडिया 86 नंबर पे है और इंडिया का जो स्कोर है वो 0.49 आपको देखने को मिल जाएगा। अगर बात करते हैं कि लॉ के मामले में, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी के बारे में, करप्शन कंट्रोल के मामले में टॉप पर कौन है? तो डेनमार्क। डेनमार्क इस रिपोर्ट में टॉप पर है। डेनमार्क के बाद नॉर्वे और फिनलैंड आपको देखने को मिलेंगे। अब बॉटम कंट्रीज कौन सी है? तो वेनेजुला। यहाँ पे सीवियर करप्शन आपको देखने को मिल रहा है। वेनेजुला, अफगानिस्तान और कंबोडिया, ये बॉटम 3 कंट्रीज हैं। टॉप डिक्लाइन कंट्री रशिया फेडरेशन। रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है तो वहां पे ऑब्वियस सी बात है, जो लॉ है वो थोड़े से तो हैम्पर हुए होंगे। तो रशिया फेडरेशन में सबसे ज्यादा ड्रॉप हुआ है, -4.9%। नेक्स्ट है अमूल एंड इफ्को डोमिनेट ग्लोबल कोऑपरेटिव लिस्ट। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जीडीपी पर कैपिटा परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली, जीडीपी पर कैपिटा परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली आईसीए वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 लिस्ट पब्लिश की गई है। दुनिया भर की जितनी कोऑपरेटिव कंपनीज है अलग अलग सेगमेंट में, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो या अदर किसी इंडस्ट्री में काम कर रही हो, तो उनकी लिस्ट पब्लिश की है। इसमें टॉप पर आपको मिल जाएगा गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, जिसको शॉर्ट में हम अमूल कहते हैं। अमूल के बाद आपको सेकेंड नंबर पे इफ्को देखने को मिल जाएगा। सो वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर इज एनुअल रिसर्च रिपोर्ट जो इकोनॉमी और सोशल इम्पैक्ट आपकी कंपनी का पूरे वर्ल्ड में क्या है वो बताता है, पर कैपिटा जीडीपी पर कैपिटा के अकॉर्डिंगली। इसे पब्लिश करने का काम इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस करता है, जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। पहला एडिशन 2012 में आया था। ठीक है।
टॉप 300 कोऑपरेटिव की रैंकिंग यहाँ पे की गई है, एग्रीकल्चर, इंश्योरेंस और अलग अलग सेक्टर्स को कवर किया गया है। फर्स्ट नंबर पे अमूल है और सेकंड नंबर पे इफ्को है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। चलिए फर्दर डिस्कशन हम करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप कंप्लीट अक्टूबर मंथ का बैंकिंग करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, जिसमें आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स आ जाती हैं, जिसमें आपके बैंकिंग इनिशिएटिव्स आ जाते हैं, एमओयूज आ जाते हैं, आरबीआई सर्कुलर आ जाते हैं, अगर आप एक सिंगल जगह पे ये सारी चीज़ें चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है बैंकिंग करंट अफेयर्स मैगजीन अक्टूबर मंथ की। केवल 25 रुपये में है, डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाला जा सकता है, ठीक है। अवेलेबल है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन में, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पेड नोट्स, ठीक है। आप वहां पर जाएंगे और वहां से इस मैगजीन को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। चलिए इसके अलावा दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैगजीन, क्योंकि जो बच्चों के फीडबैक आए हैं, अभी बच्चों ने जो बैंकिंग एग्जाम्स दिए थे, उन्होंने कहा कि डायरेक्टली ये जो टॉप 300 एमसीक्यू वाली मैगजीन है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस एग्जाम में बने हैं, वैसे के वैसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में बने हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैगजीन, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो बैंक का पैटर्न है ना, बैंक ऐसा नहीं कि 1 साल पुराना करंट अफेयर्स आपसे पूछ रहा है, हार्डली 4 to 6 मंथ का करंट अफेयर्स ही वो आपसे पूछेगा। तो आपको बहुत पुराना स्टडी नहीं करना, लास्ट के जो 4 मंथ हैं या लास्ट के जो 3 मंथ्स हैं ना, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है आपको। बात समझ में आ रही है? तो उसके लिए बेस्ट हो जाएगा, आप यहाँ से एमसीक्यू और वन लाइनर पढ़ सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपके बैंक एग्जाम में स्टैटिक आते हैं कि ये वॉल्केनो कहाँ है, वो नदी कहाँ है ना। तो उसके लिए स्टैटिक जी की टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए हो जाएगी। तो ये सभी चीज़ें आपके बैंकिंग एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगी, ठीक। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। एसबीआई कैप सिक्योरिटी, इन्होंने रिसेंटली भुवनेश्वरी ए को मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ अपॉइंट किया है। इनका टेन्योर 1 नवंबर से स्टार्ट हुआ है। अब बात करते हैं कैग के बारे में, ठीक है। कैग का मतलब होता है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग, ठीक है। कैग ने क्या किया है कि 2 नए कैडर को क्रिएट करने का बात कही है कि हम 1 जनवरी 2026 से 2 नई नियुक्तियां करेंगे, 2 नए कैडर क्रिएट करेंगे। पहला है सेंट्रल रेवेन्यू ऑडिट कैडर, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रिसिप्ट है, रेवेन्यू है, उसकी ऑडिटिंग करेगा। फिर सेंट्रल एक्सपेंडिचर ऑडिट कैडर, सरकार के जो भी खर्चे हैं उसकी ऑडिटिंग करने का काम करेगा, ठीक है। करेंटली जो है वो मल्टीपल स्टेट सिविल ऑडिट ऑफिसेस इनको हैंडल करते हैं। तो उतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, इनएफिशिएंसी होती है, इनएफिशिएंट है, इसलिए इन कैडर्स को तैयार किया जा रहा है। कैग हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 तक आपको कैग के बारे में जानकारी मिल जाती है, ठीक है। कई बार बैंकिंग एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो न्यूज़ में रहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे एक स्कीम के बारे में जिसका नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। ये जो प्रोग्राम है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है और इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस है पॉवर्टी को टैकल करना, गरीबी मुक्त भारत और वीमेन एम्पावरमेंट, मतलब जेंडर इक्वलिटी पे, समानता पे फोकस करना। और इस मॉडल को या इस गवर्नमेंट स्कीम को अडॉप्ट किया है किसने? इथोपिया ने। तो Ethiopia has announced plan to adopt India's Deen Dayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihood Mission to tackle rural poverty and the promote women empowerment, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5 के साथ अलाइन होता है, ठीक है। ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा फंडिंग आपको ये स्कीम देखने को मिल जाएगी। और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, वो इसको रन करती है। 2011 में से लॉन्च किया गया था एज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। बाद में 2016 से इसका नाम दीनदयाल अंत्योदय योजना के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है इंडिया टॉप फिलंथ्रोपिस्ट, मतलब हमारे देश के जो टॉप फिलंथ्रोपिस्ट है जो कि समाज सेवा के लिए, परोपकारी कामों के लिए डोनेट करते हैं। तो इसमें आपको टॉप पर देखने को मिलेंगे शिव नडार एंड फैमिली, फिर अंबानी फैमिली है, फिर बजाज फैमिली, फिर बिरला फैमिली और फिर अडानी फैमिली आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। 191 फिलंथ्रोपिस्ट को यहाँ पे शामिल किया गया है और उन्होंने 2024-25 में 10,000 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। और इस रिपोर्ट को तैयार किया है एडल गिब हुरुन इंडिया फिलंथ्रॉपी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं Q2 में हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक की रिपोर्टिंग क्या रही है।
इसमें बताया गया है कि हमारे जो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं वो ईयर ऑन ईयर 9% से ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है, पहली चीज, ईयर ऑन ईयर हमारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं वो 9% से ग्रोथ कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो ग्रोथ देखी गई है वो एसबीआई, मतलब सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट है, ग्रोथ प्रॉफिट, वो एसबीआई का है। एसबीआई का कंट्रीब्यूशन आपको सबसे ज्यादा देखने को मिल जाएगा, 49,000 करोड़ रुपए। ठीक है, एसबीआई का टोटल प्रॉफिट 40% यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज इंडियन ओवरसीज बैंक जो है हाईएस्ट प्रॉफिट ग्रोथ है 58% का। ठीक है, हाईएस्ट प्रॉफिट किसका है आपका, इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज 58% जो ग्रोथ हुई है वो कहाँ हुई है, इंडियन ओवरसीज बैंक में है। अब यहाँ पे दो पब्लिक सेक्टर बैंक है जो डिक्लाइन हुए हैं, जिनकी ग्रोथ डिक्लाइन हुई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, 8% और 10% से डिक्लाइन हुए हैं। नेक्स्ट है, विच इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूट हैज अप्रूव्ड $460 million लोन टू मॉडर्नाइज रूरल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को $460 मिलियन का लोन किसने दिया है, ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए। सो करेक्ट आंसर इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $460 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया है टू मॉडर्नाइज रूरल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों पे भी बिजली पहुंच सके, और सोलर पावर इरिगेशन, मतलब सोलर पंप की सहायता से सिंचाई की व्यवस्था की जा सके और महाराष्ट्र के फार्मर्स को इसका फायदा मिले, इसलिए ये लोन यहाँ पर दिया गया है। और इस प्रोजेक्ट का टाइटल है महाराष्ट्र पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन्हांसमेंट प्रोग्राम फॉर एग्रीकल्चर सोलराइजेशन। ठीक है, और ये 2030 का विजन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए अलग अलग फॉरेन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने लोन प्रोवाइड किए हैं, अब वो सारे लोन यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे जो हमारा त्रिपुरा है, त्रिपुरा को एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 975 करोड़ रुपीस लोन दिया है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए इंडस्ट्रियल जोन त्रिपुरा में। तो इस तरीके से जो भी लोन सैंक्शन हुए हैं उसकी एक छोटी सी लिस्ट है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज पीडीएफ में सारी जानकारी होगी। नेक्स्ट है, विच प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज सिक्योर $50 million कमिटमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन टू प्रमोट एनर्जी इफिशिएंट एंड सस्टेनेबल फाइनेंसिंग फॉर एमएसएमई। अभी मैंने सिखाया है कि सिटी यूनियन बैंक को वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने $50 million लोन दिया है जिससे ग्रीन फाइनेंसिंग कर सकें एमएसएमई में। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया है, तो करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक नया एनुअल एम्प्लॉय एक्सीलेंट अवार्ड की घोषणा की है जिसका नाम है एसबीआई स्टार। इसमें स्टार का फुल फॉर्म पूछा गया है। ठीक है, इसका मतलब स्टाफ टैलेंट एक्नॉलेजमेंट एंड रिकॉग्निशन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अंडर द ईपीएफओ एम्प्लॉय एनरोलमेंट स्कीम 2025, अगर कोई एम्प्लॉय जो कि एलिजिबल है ईपीएफओ के लिए और उसने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, तो वो एक पेनाल्टी के साथ खुद को वापस रजिस्टर कर सकता है। तो उस पेनाल्टी की फीस कितनी है, वो है ₹100। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। विच बैंक हैज पार्टनर विथ क्रेडिलो टू लॉन्च यूपीआई पावर्ड सिक्योर क्रेडिट कार्ड, जिसका नाम है नोवियो। तो नोवियो क्या है, नोवियो यूपीआई पावर्ड एक क्रेडिट कार्ड है। ठीक है, और ये लॉन्च किया है डीसीबी बैंक ने। किसने किया है ये, डीसीबी बैंक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। तो डीसीबी बैंक ने रिसेंटली यहाँ पे देख सकते हैं क्रेडिलो के साथ पार्टनरशिप की है और दोनों ने मिलकर यूपीआई पावर्ड सिक्योर क्रेडिट कार्ड, जो कि भारत का पहला यूपीआई पावर्ड सिक्योर क्रेडिट कार्ड है, उसे लॉन्च किया है जिसका नाम है नोवियो। ठीक है, ये मिडिल और अपर मिडिल इनकम वालों के लिए है। इसमें आप नोवियो कार्ड में क्या कर सकते हो, आपको बिना बैंक अकाउंट खुलवाए एक एफडी बनानी है, फिक्स डिपॉजिट करना है नोवियो एप्लीकेशन के जरिए, और फिर इसके लिए आपको सेविंग अकाउंट की जरूरत नहीं होगी और फिर आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा ऑन द बिहाफ ऑफ वो पर्टिकुलर एफडी, और यूपीआई से ये लिंक होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि इम्पोर्टेंट है, फ्लिपकार्ट और पाइन लैब ने मिलके भारत यात्रा कार्ड को लॉन्च किया है टू सिंप्लीफाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पेमेंट अक्रॉस इंडिया। भारत यात्रा कार्ड आपसे डायरेक्टली पूछेगा, इंटरव्यू में पूछ सकता है कि भारत यात्रा कार्ड क्या है। तो फ्लिपकार्ट और पाइन लैब ने लॉन्च किया है जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पेमेंट को सिंप्लीफाई करता है।
बाकी और भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे किसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था, मूस एक बियरेबल पार्टनर है एनपीसीआई के साथ, एक छोटी सी अंगूठी जैसा है, रिंग जैसा है, एनपीसीआई के साथ है, और ये इंडिया का पहला बियरेबल पेमेंट इकोसिस्टम है। तो आप इनको भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है। अंत में है क्वेश्चन ऑफ द डे, फर्स्ट रैंक किस यूनिवर्सिटी की है इन द क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026? जो भी सही आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आई होप आपने एंजॉय किया होगा सेशन, सारे करेंट अफेयर्स आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि आप लोगों के कहने पर वीकली सेशन की शुरुआत वापस की गई है, ठीक है, तो बिल्कुल सबसे ज़्यादा आपका पहला काम यही है कि मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें, जिससे उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके, जिन भी ग्रुप में जुड़े हैं, जहाँ चैनल पे जुड़े हैं, इंस्टा पे हैं, कहीं भी हैं, आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर पहली बार आ रहे हैं हमारे चैनल पे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।